है राह हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक। कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है, ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है शफीक अहमद ख़ान और मेरे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आज मैं एक नई वीडियो सीरीज़ को शुरू करने जा रहा हूं, जिसको फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर सीरीज़ कहते हैं। और इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको पूरे डिटेल के साथ फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों, मेरी ये गुजारिश है आपसे कि आप पुरसुकून होकर बैठ कर मेरे वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि इन वीडियोस में मैं आपको ऐसी छुपी हुई राज की बातें बताने वाला हूं जो शायद आज से पहले आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। दोस्तों, जब हम मैसूर वॉर्स के बारे में पढ़ते हैं तो सिर्फ हमें ऊपर से ही सुनते हैं कि अंग्रेज़ों ने सुल्तान पे हमला किया, मीर सादिक ने गद्दारी की और सुल्तान शहीद हो गए और फिर अंग्रेज़ हमारे मुल्क पे कब्ज़ा करने में कामयाब हुए थे। मगर इन बेसिक बातों के पीछे कई ऐसे राज की बातें और वाक़ये भी छुपे हुए हैं जो कारण बनते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होने के। दोस्तों, कुछ जाहिल ये कहते हैं कि हज़रत टीपू सुल्तान ने अफ़गानिस्तान से ज़मान शाह को हमारे मुल्क पे हमला करने के लिए बुलाए थे, और जब भी कोई भोला इंसान इस बात को सुनता है तो वो सुल्तान को ही गलत समझ बैठता है। मगर मैं इस वीडियो सीरीज़ में आपको सच बताने की कोशिश करूँगा और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि वो क्या ऐसी बातें थी और क्या ऐसी वजहें थी जिनकी वजह से सुल्तान को बाहर के मुल्कों से मदद लेनी पड़ी। और साथ ही मैं इस वीडियो सीरीज़ में ये भी बताऊंगा कि वो लोग कौन थे जो सुल्तान के साथ उनके आखिरी दम तक खड़े रहे और क्यों कई लोग सुल्तान से गद्दारियां कर बैठे, और अंग्रेज़ों ने सुल्तान पे दोबारा हमला क्यों किया, और मराठाओं ने पिछले थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की तरह अंग्रेज़ों को फुल सपोर्ट क्यों नहीं किया। फ्रेंच जो सुल्तान के इतने करीबी थे उन लोगों ने सुल्तान को अकेला क्यों छोड़ दिया, और क्या ऐसी वजहें थी कि सुल्तान की शहादत के बाद भी अंग्रेज़ों ने सुल्तान के नाम को ख़राब करने की पूरी कोशिश की। दोस्तों, आप जब भी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में पढ़ोगे या फिर इसके बारे में सुनोगे तो इसमें सबसे बड़े अंग्रेज़ों के दो बड़े ऑफिसर्स के नाम ज़रूर आते हैं, रिचर्ड मार्कस वेलेस्ली और आर्थर वेलेस्ली, जिसको ड्यूक ऑफ वेलिंगटन भी कहा जाता है। मैंने देखा है कि कई लोग इन दोनों के नाम से थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिचर्ड वेलेस्ली जो बड़ा भाई था आर्थर वेलेस्ली का, इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था, और जो छोटा भाई था आर्थर वेलेस्ली, इसको ब्रिटिश आर्मी का मेन कमांडर बना के भेजा गया था। और आर्थर वेलेस्ली ही वो शख्स था जिसने सुल्तान पे हमले किए थे, और यही वो मक्कार शख्स था जिसने फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में ना सिर्फ तलवारों के बल्कि गद्दारों के दम पे भी इसने हज़रत टीपू सुल्तान को शहीद किया और सल्तनत मैसूर को इसने कब्ज़ा किया। जब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में सल्तनत मैसूर की हार हुई तो उस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था, और उसने सुल्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था कि सुल्तान ने ट्रैवनकोर के राजा पे हमला किया है, जो अंग्रेज़ों का एक एलाई या फिर एक दोस्त है। मगर हकीकत में सुल्तान ने कोई हमला पहले नहीं किए थे, बल्कि ट्रैवनकोर के राजा ने सुल्तान के इलाके में ट्रैवनकोर लाइंस बनाई थी, और साथ ही वो करगनूर और आयाकोटा के किले जो डच से सुल्तान लेना चाहते थे उस पर भी उसने कब्ज़ा कर लिया था। इसलिए वो जंग हुई थी, और अंग्रेज़ों ने ये बहाना बनाते हुए कि देखो टीपू सुल्तान अपने पड़ोसी राजाओं पे हमला कर रहा है, ये कहकर सुल्तान के ख़िलाफ़ मराठा और निज़ाम को इकट्ठा करके उन्हें अपने साथ मिलाकर सल्तनत मैसूर पे हमला किए थे। और जब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में सुल्तान से जब उनकी आधी से ज़्यादा सल्तनत को छीन ली गई थी, तब भी सुल्तान झुके नहीं थे, बल्कि सल्तनत मैसूर तेज़ी के साथ और तरक्की करने लगा था, और सुल्तान की सरपरस्ती में ये बची हुई आधी सल्तनत पहले से ज़्यादा मालदार हो गई थी और पहले से ज़्यादा स्ट्रांग बनती जा रही थी। और यही बात अंग्रेज़ों को खटक रही थी कि सल्तनत मैसूर कहीं इतना मालदार ना बन जाए और कहीं इतना स्ट्रांग ना बन जाए कि वो यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेज़ों को चुनौती दे सके। और साथ ही अंग्रेज़ों को ये भी डर लग रहा था कि अगर टीपू सुल्तान पूरी तरह से स्टेबल हो गए तो वो पक्का अंग्रेज़ों को यहाँ भारत से खदेड़ देंगे। इसीलिए कई तरह के हथकंडे अपनाए अंग्रेज़ों ने कि कैसे सुल्तान के ऊपर दोबारा हमला किया जाए, और इस काम को करने के लिए एक बेहद स्ट्रांग माइंडेड लीडर की ज़रूरत थी जो ब्रिटिश आर्मी को सही से रेगुलेट कर सके और मराठा निज़ाम के साथ दोबारा एक अलायंस को तैयार कर सके, और साथ ही जिसका फ़ौज के ऊपर पूरा कंट्रोल हो। इसीलिए रिचर्ड मार्कस वेलेस्ली को चुना गया और एक्टिंग गवर्नर जनरल एल्यूड क्लार्क को हटाकर रिचर्ड वेलेस्ली को गवर्नर जनरल बना दिया गया।
और इसी दौरान रिचर्ड वेलेस्ली के छोटे भाई आर्थर वेलेस्ली को आर्मी का कमांडर बना दिया गया। दोस्तों, रिचर्ड वेलेस्ली इंडिया में फुल एग्रेशन पॉलिसी के साथ यहाँ आया था, यानी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से सुप्रीम रूलिंग पावर के तौर पर इंडिया में एस्टैब्लिश करना चाहता था और इस काम के लिए उसने हर तरह के हथकंडे अपनाए। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में पूरी तरह से एस्टैब्लिश होना चाहती थी और इसमें सबसे बड़ा ख़तरा उनको हज़रत टीपू सुल्तान से ही था। इसीलिए उन लोगों ने हज़रत टीपू सुल्तान के ऊपर किसी भी तरह से जंग को थोपना चाहा और सस्पिशियसली 1797 और 1798 के बीच में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने अंग्रेज़ों को सुल्तान के ख़िलाफ़ डायरेक्ट जंग छेड़ने का मौका दे दिया। दोस्तों, लगभग हर हिस्टोरियन ने इस वाक़ये को क्लियरली लिखा है, मगर अफसोस की बात यह है कि किसी ने भी इस वाक़ये के ऊपर और इस शख्स के ऊपर शक नहीं किया। ये वो वाक़या है कि एक फ्रेंच ऑफिसर जो सुल्तान के पास आया था और इसने डायरेक्ट धोखा दिया था हज़रत टीपू सुल्तान को। उस फ्रेंच ऑफिसर के बारे में और वो क्या वाक़या था उसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल के साथ अगली वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए हो तो हमारे इस YouTube चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर सीरीज़ शुरू हो चुकी है तो आपसे रेगुलरली वीडियोस फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के ऊपर ही आएंगे। तो दोस्तों, आज की इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारे इस YouTube चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़।